हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग साइंस की क्लास कर रहे हैं, ठीक है, जो CBT 1 में आपका आने वाला है। तो जैसा कि क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोग डेली MCQ चैलेंज करते हैं। तो डेली MCQ में हमने लास्ट सवाल दिया था आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन था कि heat is coming from sun to earth through conduction, convection and radiation, and उसका सही जवाब था रेडिएशन। क्या जवाब था दोस्तों उसका? रेडिएशन। इसका सही जवाब है रेडिएशन, ठीक है। हीट इज कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रू रेडिएशन, एंड इसका कई सारे लोगों ने जवाब दिया है, जैसे अमित सिंह हुए, कविता हुई, AR हुआ, पंकज गोयल, मोहम्मद एहसान, सेवन त्यागी, कुमारी पूजा, कोमल गुप्ता, क्रिक टॉक, मलेसी राठौर, आंचल पवार एंड प्रकाश। काफी सारे बच्चों ने अच्छा जवाब दिया, काफी सारे लोगों ने रिप्लाई किया, उन सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। एंड जिन लोगों ने रिप्लाई किया उनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, तो सॉरी उनके लिए, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। और आप सभी लोगों से बोलता हूं प्लीज कमेंट किया कीजिए ताकि आप लोगों का भी नाम आने का मौका मिले, ठीक है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एक सर है हमारे प्रकाश जी, जिन्होंने हमें काफी सजेशन दिया है कि सर आप अगर क्लास डेली रेगुलर किया करें तो ज्यादा अच्छा रहा करे, आपके लाइक कम हो रहे हैं, आपके वीडियोस में व्यूअर्स कम हो रहे हैं। तो प्रकाश जी देखिए, कोई भी क्लास जानबूझ के लेट नहीं करता, कोई भी क्लास जानबूझ के डिले नहीं की जाती है। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, बस इसी वजह से क्लास बीच में रोकी जाती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अन्यथा हम सभी लोग प्रयासरत रहते हैं इसी चीज में कि आपकी क्लास रेगुलर आ सके, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश जी आपने हमें कमेंट के द्वारा बताया, धन्यवाद आपके लिए। हम आपका सुझाव पूरी तरह से ग्रहण कर रहे हैं और आगे वाले दिनों में कोशिश ये करेंगे कि हमसे कोई भी क्लास ना छूट पाए, सारी कक्षाएं यूं ही लगातार चलती रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको पता है क्लास स्टार्ट होने से पहले एक लाइक बनता है दोस्तों, एक थंब बनता है। प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, बताइए तो लोगों को पता कैसे चल लोगों को कि आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही CBT 1 के लिए, ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट होने से पहले क्या करते हैं हम लोग? डेली MCQ। तो आज का डेली MCQ है आपका पहला क्वेश्चन, which of the following causes more burn, ठीक है। ये SSC CPO में आया हुआ है, शायद 2016 में सवाल, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा, पहला आपका बॉइलिंग वाटर, दूसरा आपका हॉट वाटर, तीसरा है आपका स्टीम, एंड चौथा है आपका क्या कहते हैं कुछ भी लिख लो आप, नन ऑफ दीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मोर बर्न? तो प्लीज आप लोग पहले तो बताइए कि सबसे ज्यादा मोर बर्न किससे होगी, सबसे ज्यादा जलन किससे होगी? बॉइलिंग वाटर से होगी, हॉट वाटर से होगी, या स्टीम से होगी, ठीक है। तो आप लोग बताइए सबसे ज्यादा मोर बर्न किससे होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, क्योंकि आपको पता है जिसकी सबसे ज्यादा लेटेंट हीट होगी, लेटेंट हीट ऑफ एब्रेशन स्टीम की सबसे ज्यादा होती है, तो इसी वजह से लेटेंट हीट उसमें होती है, तो स्टीम की सबसे ज्यादा कॉजेज मोर बर्न होगी कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास आगे की। कल हम लोग देख रहे थे रेडिएशन के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था कि रेडिएशन होता क्या है, एंड रेडिएशन का लॉ पढ़ा था हमने, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी देख लिया था, ठीक है दोस्तों। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? अरे बताया था मैंने आपको, 1 2 3 4 5.67 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। 5.6 इंटू 10⁻⁸, ये बताया था मैंने आपको। एंड यूनिट क्या बताई थी इसकी? जूल पर, जूल देखो यहां देखो, इक्वल टू क्या बताया था मैंने? सिग्मा टी की पावर 4, और सिग्मा यानी कि ये हो जाएगा जूल पर
मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन पावर 4 या वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। ये किसकी यूनिट थी आपकी दोस्तों? सिग्मा की। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आई थी? 5.67 इंटू 10 टू पावर -8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हेडिंग लिखिए ब्लैक बॉडी, क्योंकि इसमें एक टर्म भी आया था ब्लैक बॉडी के लिए होता है। पहले लिखिए ब्लैक बॉडी क्या होती है। लिखिए हेडिंग ब्लैक बॉडी। हाँ बिल्कुल, आप लोग सही समझ रहे हैं। वही काली वस्तु, वही काली बिल्ली जो आपके घर के सामने से निकल जाती है तो फिर आप कहीं और नहीं जाते। जी हाँ, बिल्कुल वही काली वस्तु की बात हो रही है। ठीक है, तो काली वस्तु को हम लोग अगर बात की जाए, ठीक है, काली वस्तु को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है? देखिए काली वस्तु क्या है, देखो इस पे कोई भी लाइट, कोई भी रेडिएशन जो भी इस पे गिरेगा वो सारा का सारा ये एब्जॉर्ब कर लेगी एट ऑल वेवलेंथ का। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? क्योंकि ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट एट ऑल वेवलेंथ। क्या बोला मैंने? कि ब्लैक बॉडी वह वस्तु है जिसपे जितना भी तापीय विकिरण होगा वो उस सारे विकिरण को अवशोषित कर लेगी अपने अंदर, या अपने अंदर समाहित कर लेगी सारी की सारी तरंग दैर्ध्य पर। जितनी भी तरंग दैर्ध्य पर उस पर तापीय विकिरण हो रहा होगा उसमें वो सारा की सारा तापीय विकिरण अपने अंदर समाहित कर लेगी। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लैक बॉडी। तो इस चीज को लिख लीजिए आप लोग, ब्लैक बॉडी इज ए बॉडी विच absorb all the thermal radiation incident, which absorb all the radiation incident or falling upon the body over all wavelength। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अब जो मैं एग्जाम्पल लेकर आऊंगा दोस्तों वो एग्जाम्पल क्वेश्चन में आए हुए हैं सीधे सीधे, तो प्लीज आप लोग इन एग्जाम्पल्स को जरूर अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन ब्लैक बॉडी है या नहीं है। तो पहला लिखिए, ए टिनी होल इन फर्नेस वॉल। पहला है ए टिनी होल इन ए फर्नेस वॉल। ठीक है, इज ट्रीटेड एज ब्लैक बॉडी। ठीक है, सन, सूरज, सन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ब्लैक बॉडी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितनी भी ऊर्जा डालो वो सारी की सारी समाहित कर लेगा। कोई भी भाई निकलती है वो बात अलग है, लेकिन जितनी भी डालो उसके लिए कमी है ना। गागर में सागर वाली बात हो गई कि समुद्र में कितना ही पानी डालो, समुद्र सारा का सारा पानी सोख ही लेगा, उसमें कितना ही पानी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए सन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी के तौर पे काउंट करते हो। लिखो, सन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए ब्लैक बॉडी। ठीक है, सन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए ब्लैक बॉडी। अगला लिखो, आइस। आइस क्या है? बर्फ। आइस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए ब्लैक बॉडी। आइस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए ब्लैक बॉडी। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी? आप सभी को सारी चीजें समझ में आई होंगी ना, सारी बातें? चलिए अब बात करते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी की स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी के बारे में। ठीक है, पहला लिखिए, लिख रहा हूं ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी, पहला देखिए,
ब्लैक बॉडी क्या है आपका? ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर। क्या है? परफेक्ट एब्जॉर्बर, एब्जॉर्ब ऑल थर्मल रेडिएशन। क्या बोला मैंने? परफेक्ट एब्जॉर्बर। देखो पहला, परफेक्ट एब्जॉर्बर, एब्जॉर्ब ऑल थर्मल रेडिएशन। ठीक है। दूसरा देखो क्या होता है, जो ब्लैक बॉडी होती है एक आइडियल एमिटर होती है। आइडियल एमिटर मतलब क्या है कि एमिट एनर्जी, एमिशन का मतलब मैंने क्या बोलता कल, गिव ऑफ। ठीक है। आइडियल एमिटर मतलब जो भी एनर्जी होती है वो दे देती है। ठीक है। आइडियल एमिटर मतलब कि अगर कोई बॉडी, जैसे दो बॉडी हुई आपके पास, एक बॉडी ब्लैक है एक बॉडी है, तो ये बॉडी ज्यादा एनर्जी एमिट करेगी कंपेयर टू दिस बॉडी। बात समझ में आई? आइडियल एमिटर का मतलब आदर्श गिव ऑफ जब करेगी, आइडियल एमिटर तब होगी कि जब यह ब्लैक बॉडी ज्यादा हीट को एमिट करेगी, नहीं ज्यादा हीट को गिव ऑफ करेगी कंपेयर टू अदर बॉडी। ठीक है। अब यहाँ ये मत समझ लेना कि अभी मैं बोल रहा हूं कि ये सारी की सारी इंसिडेंट अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगी, अब यहाँ निकल रही है। एक बात कह रहे हैं कि अगर आइडियल ब्लैक बॉडी की बात की जाए तो इट इज ट्रीटेड एज ए आइडियल एमिटर बिकॉज इट एमिट मोर एनर्जी, इट एमिट मोर एनर्जी अदर देन नॉन ब्लैक बॉडी। ठीक है। क्या लिखा मैंने? आइडियल एमिटर, आइडियल एमिटर। क्यों? एमिट मोर एनर्जी देन, एमिट मोर एनर्जी देन अदर नॉन ब्लैक बॉडी, नॉन ब्लैक बॉडी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए अगला है ब्लैक बॉडी की खासियत है कि डिफ्यूजिवनेस। क्या बोली मैंने? डिफ्यूजिवनेस मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन यानी कि जो तीव्रता होगी रेडिएशन की, वो चारों डायरेक्शन में समान होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक पाइप से पानी निकल रहा है, पाइप से पानी निकल रहा है, या एक लाइट से रोशनी निकल रही है, ठीक है, एक बल्ब से रोशनी निकल रही है, तो उसकी तीव्रता सारी डायरेक्शन में बराबर बराबर होगी। ठीक है। तो लाइट और रेडिएशन में कोई फर्क तो है नहीं। ठीक उसी प्रकार से ब्लैक बॉडी की बात समझ में आई। ब्लैक बॉडी में क्या बोला मैंने कि डिफ्यूजिवनेस क्या है? डिफ्यूजिवनेस का मतलब क्या बताया कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। जितनी भी डायरेक्शन होगी ना, उस सारी की सारी डायरेक्शनों में जो रेडिएशन है, जो तापीय विकिरण है, उसकी तीव्रता बराबर होगी। ठीक है। याद रखना इस चीज को। क्या बोला मैंने? डिफ्यूजिव, डिफ्यूजिव इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी आपकी ब्लैक बॉडी के बारे में। ठीक है, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं, तो प्लीज आप लोग लिख लीजिए। एक और बचती है इसमें जिसको मैं बताता हूँ। देखिए ये लिख लिया आप लोगों ने, यहां लिख लीजिए, इसको साफ कर रहा हूं तब तक। बात करते हैं अगर एमिसिविटी की ब्लैक बॉडी की, तो ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी हमेशा 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1। यानी कि एमिसिविटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर ब्लैक बॉडी। ठीक है, और एमिसिटी हमेशा 1 से छोटी होगी। अब किस बॉडी की बात होगी? जो ब्लैक बॉडी नहीं होगी, यानी कोई सी बॉडी की बात कर लो। लिख लो इसमें, फॉर एनी बॉडी।
तो ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी कितनी होती है 1, और किसी और बॉडी की बात करें तो उसकी एमिसिविटी कितनी होगी, कुछ भी हो सकती है, मतलब कुछ भी मतलब क्या, कितनी हो सकती है, 1 से कम होगी लेकिन 1 नहीं होगी। तो एक एमिसिविटी हमेशा किसकी होती है, ब्लैक बॉडी की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आगे लिखिए ग्रे बॉडी के बारे में कि ग्रे बॉडी क्या होता है। थोड़ा सा बस एक लाइन लिखूंगा, ज्यादा नहीं, आपको बता रहा हूं ग्रे बॉडी। देखो ग्रे बॉडी क्या होती है कि जो उसकी एम से पावर होती है ना, एम से पावर होती है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है वेवलेंथ पे। क्या बोला मैंने कि सच अ बॉडी हुज एमिसिविटी या मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ और कांस्टेंट इज नोन एज ग्रे बॉडी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल है। क्या बताया मैंने कि ग्रे बॉडी कौन सी बॉडी है, ग्रे बॉडी वह बॉडी है जिसकी एमिसिविटी डिपेंड नहीं करती वेवलेंथ पे, बस इतनी बात है। ठीक है, लिख लो बस इस बात को ग्रे बॉडी के बारे में, बस एक ही लाइन लिखनी है। लिखो सच अ बॉडी whose monochromatic एमिसिविटी, देखो मैं हिंदी में समझा रहा हूं तो प्लीज आप लोग ऐसा मत बोलना, जो हिंदी में बोल रहा हूं वही लिख लीजिए। ऐसी बॉडी जिसकी एमिसिविटी या वह वस्तु जिसकी एमिसिविटी, सच अ बॉडी हुज मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, यानी कि जो बॉडी होगी उसकी एमिसिविटी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ और कांस्टेंट। ठीक है, इज नोन एज, क्या कहलाएगी, ग्रे बॉडी, इज नोन एज ग्रे बॉडी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई परेशानी नहीं, यानी कि एमिसिविटी क्या हो जाएगी इसके लिए, एमिसिविटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ठीक है, लिख लिया। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे की। ठीक है, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए अब जो बात बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जगह एग्जाम में पूछा जाता है। छोटी छोटी बातें थोड़ी सी ध्यान रखना, ध्यान दीजिए। सपोज ये आपका क्या है, सन है, ठीक है, सूरज मामा है हमारे, अरे चंदा मामा होते हैं, सूरज तो हमारे चाचा होते हैं। ठीक है, तो जो चाचा जान है हमारे वो यहां पे रेडिएशन दे रहे हैं, यानी कि तापीय विकिरण दे रहे हैं यहां से। ठीक है, हम हिंदी में लिख देते हैं आज, तापीय विकिरण दे रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको कल बताया था कि जो आपका तापीय विकिरण होता है वो सामान्यतः लाइट की भांति ट्रीट करता है, या तो वो रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट होगा या ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, सेम कहानी तो इसमें हो रही है थर्मल रेडिएशन में, बस फर्क कितना था, वेवलेंथ का। ठीक है, उसमें कितनी थी 1 mm टू 700 mm और 4 × 10⁻⁷ टू 7 × 10⁻⁷ मीटर लाइट की थी, और इसकी mm में थी, यानी कि शॉर्ट, ये वो शॉर्ट होती है, वो लॉन्ग होती है। इतना थोड़ा थोड़ा फर्क था बस, और कुछ फर्क नहीं था, सिर्फ वेवलेंथ का फर्क है, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो घटनाएं प्रकाश में होती है वही घटनाएं तापीय विकिरण में होती है दोस्तों। ठीक है, अब सपोज ये 16, ये कोई वस्तु रखी है यहाँ पे, मतलब चुन्नून अपनी कोई एक वस्तु उठा के यहाँ पे रख दी, कोई चीज उठा के यहाँ पे रखी है। ठीक है, चलिए ये कोई वस्तु यहां पे रखी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जब ये सोलर रेडिएशन इस पे आएगा, ठीक, अब 3 चीजें हो सकती हैं। सपोज यहां पे 100 सोलर रेडिएशन आ रहा है, 100 का। ठीक, अब या तो रेडिएशन आए
और इस पे स्ट्राइक कर जाए और ये उसको एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। दूसरा, आए और पलट के वापस चला जाए। ठीक। और तीसरा, आए और निकल जाए, आए और निकल जाए। ठीक है, बस यही 3 चीजें आपको पढ़नी है, इसमें ज्यादा हमें नहीं पढ़नी है। बस मैं इनके नाम बता देता हूं कि जब ये गिरता है, ठीक है, अब देखो, जब ये इसको शोषित कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, अवशोषित को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बन, यानी कि एब्जॉर्बिविटी। क्या बोलेंगे हम इसको? एब्जॉर्बिविटी है ना। स्पेलिंग देख लेता हूं, एब्जॉर्बिविटी, एब्जॉर्बिविटी। ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे हम लोग अल्फा से। ठीक। अब ये क्या हुआ? ये यानी कि बाहर निकल गई, ट्रांसमिट कर दी, तो इसे बोलेंगे हम लोग ट्रांसमिटिविटी। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? ट्रांसमिसिविटी। ठीक है, ट्रांसमिसिविटी। स्पेलिंग देख रहा हूं बस ताकि गलत ना हो। ट्रांसमिसिविटी। ठीक है, हिंदी मुझे नाम नहीं मालूम, इसको हम लोग टाउ से नोट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये क्या हो जा रहा है? रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, यानी कि इस पर टकरा के वापस निकल जा रहा है, इसे बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्टिविटी इसे डिनोट करते हम लोग रो से। ठीक है दोस्तों, यहां तो कोई दिक्कत? अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको 100 की जगह 1 मान लूं, कोई दिक्कत होगा? यानी कि 1 आ रहा है, तो अल्फा रो प्लस टाउ की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी? भाई कोई रेडिएशन आ रहा है जो उस पे या तो गिरे, अवशोषित हो, या तो इससे परिवर्तित हो जाए, या अवशोषित हो जाए, या इससे बाहर निकल जाए, ट्रांसमिट हो जाए। 3 ही चीजें हो सकती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि फॉर एनी बॉडी क्या होगा? किसी वस्तु के लिए क्या होगा? अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल टू 1। ये तो बात हम कह ही सकते हैं ना। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मैंने बताया भी आपको कि ब्लैक बॉडी वह बॉडी है जो अपने अंदर सारा का सारा तापीय विकिरण अवशोषित कर लेती है। अगर तापीय विकिरण अवशोषित कर लेती है तो ये बताओ, क्या वो ट्रांसमिट करेगी? क्या वो रिफ्लेक्ट करेगी? तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर बात करें हम फॉर ब्लैक बॉडी, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अल्फा बी लिख लो। अब देखिए, 2 बॉडी और है। एक व्हाइट बॉडी होती है। व्हाइट बॉडी क्या होती है? वो कुछ नहीं करती है भाई, वो आई और पड़ी और निकल गई। वो होते ना सफेद वाले साधु बाबा टाइप के, सफेद पहनते कपड़े, उन्हें कोई मतलब नहीं सांसर मुआ से। धूप आए पड़े कोई मतलब नहीं, आए पड़ी पड़ के निकल गई। ठीक है, तो चली गई, तो यानी कि उसके लिए क्या हो जाएगी? रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, यानी कि फॉर व्हाइट बॉडी, याद रखना साधु बाबा वाले कपड़े हो गए व्हाइट बॉडी के बारे में, उन्हें कोई मतलब नहीं होता दुनियादारी से, इसलिए रो इक्वल टू 1। ठीक है, रो इक्वल टू 1, यानी कि विच रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएशन। क्या होती है व्हाइट बॉडी? विच रिफ्लेक्ट्स ऑल रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक और बॉडी बची है, उसे बोलते हैं हम लोग ओपेक बॉडी। क्या बोलेंगे उसे? ओपेक बॉडी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो, जब भाई साहब एब्जॉर्ब हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो कुछ बॉडियां ऐसी भी होंगी ना जो ट्रांसमिट कर देंगी चीजों को। बताओ, तो लिखिए ओपेक बॉडी के बारे में, विच डज नॉट ट्रांसमिट एनी एनर्जी। क्या होगा ओपेक बॉडी के बारे में? ओपेक बॉडी, ओपेक बॉडी क्या होती है? मतलब ओपेक का मतलब क्या होगा? जैसे कांच है, कांच के पीछे आप वो लगा दो रंग, तो वो ओपेक बॉडी बन गई। ठीक है, यानी कि उसके पार कुछ नहीं जाएगा, विच डज नॉट ट्रांसमिट एनी एनर्जी। ठीक है, मतलब अरे भाई वो तुमने मुझे 100 रुपए दिए, ठीक, और 100 रुपए मेरे पास है, वो कहीं नहीं है, तो मैं ओपेक बॉडी हो गई एक तरह से।
कोई रो उस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, कोई उस पर रे इंसिडेंट हुई किसी भी शीशे पे और वो कहीं नहीं गई, वो वहीं की वहीं रही, बस ना रिफ्लेक्ट हुई ना ट्रांसमिट हुई, ठीक, ट्रांसमिट नहीं हो रही है, विच डज नॉट ट्रांसमिट एनी एनर्जी। ओपेक का मतलब क्या हुआ, सिंपल, कंफ्यूज मत हो जाना ओपेक और ब्लैक में, बस विच डज नॉट ट्रांसमिट एनी एनर्जी, विच डज नॉट ट्रांसमिट एनी एनर्जी। जब कोई एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। यहां तो कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो क्या क्या बताया मैंने, याद देख लो फिर से, अल्फा प्लस रो प्लस गामा इक्वल टू 1 फॉर एनी बॉडी, फॉर ब्लैक बॉडी अल्फा इक्वल टू 1, फॉर व्हाइट बॉडी रो इक्वल टू 1 एंड फॉर ओपेक बॉडी टाउ इक्वल टू 0। तो प्लीज ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, डायरेक्ट पूछ जाती है एग्जाम में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, यहीं फिनिश करते हैं। तो क्लास एंड करने से पहले आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, क्लास एंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, डेली एमसीक्यू। तो डेली एमसीक्यू लिखते हैं आज का सवाल, ठीक है। आज का सवाल लिखिए आप लोग, फॉर, आज के ही से पढ़े हैं, फॉर ए ब्लैक बॉडी, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सवाल सही, कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, वो तो आप बता ही दोगे सही है गलत, मैं तो ऑप्शन लिख रहा हूं। अल्फा इक्वल टू 1, रो इक्वल टू 0, टाउ इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0, रो इक्वल टू 0, टाउ इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 1, रो इक्वल टू 1, टाउ इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1, सॉरी अल्फा इक्वल टू 0, रो इक्वल टू 1, टाउ इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है फॉर ए ब्लैक बॉडी। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी के सभी लोग कमेंट किया कीजिए, जवाब दिया कीजिए, एंड आप लोगों का मैं नाम लिया करूं ताकि आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर सकूं, आप लोग हमें देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज पढ़ते रहिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से बने रहिए हम लोगों के साथ। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में रेडिएशन के साथ ही, आगे और काफी सारी चीजें बची हुई रेडिएशन में, पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, थैंक यू।